प्रशांत महासागर के बीचों बीच पानी के तापमान में सिर्फ 2 डिग्री का बदलाव और दुनिया के दूसरे कोने में लगभग 5 करोड़ लोगों की जान चली जाती है। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म का प्लॉट लगता है, लेकिन डाउन टू अर्थ पत्रिका के ऐतिहासिक दस्तावेज बताते हैं कि 1876 और 1878 के बीच ठीक ऐसा ही हुआ था। एक भयंकर सूखा पड़ा था जिसने वैश्विक अकाल का रूप ले लिया था। हाँ बिल्कुल। और ये तथ्य एक बहुत ही गहरी वास्तविकता को सामने लाता है। असल में हम अक्सर जलवायु को एक स्थानीय घटना मान लेते हैं, है ना? लेकिन हमारी पृथ्वी का जो ग्लोबल थर्मोस्टैट है वो कहीं और से नियंत्रित हो रहा है। वो घटना जिसने 19वीं सदी में इतनी बड़ी तबाही मचाई थी, वो एक सुपर एल नीनो था। और आज ये विषय सिर्फ इतिहास नहीं है, बल्कि आने वाले कल की बहुत बड़ी चुनौती है। सही कहा। और आज के इस गहन विश्लेषण यानी इस डीप डाइव का मिशन भी यही है। हमारे पास नोया, WMO और IRI के नवीनतम जलवायु मॉडल हैं। साथ ही हेक्टर ग्लोबल की विस्तृत कृषि रिपोर्ट और डाउन टू अर्थ का वो डराने वाला ऐतिहासिक डेटा भी है। बिल्कुल। और इन सबको मिलाकर हमारा उद्देश्य सिविल सेवा प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा यानी प्रीलिम्स और मेंस के लिए एक उच्च स्तरीय स्टडी डोजिया तैयार करना है। एल नीनो, ला नीना और ENSO चक्र की जो जटिलताएं हैं उन्हें सुलझाना है। ठीक है, तो आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सिविल सेवा की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को आमतौर पर यह बुनियादी बात पता होती है कि व्यापारिक पवनें पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं। लेकिन जब हम वॉकर सर्कुलेशन के तंत्र की बात करते हैं तो सतह के नीचे वास्तव में क्या हो रहा है, ये पूरी मशीनरी काम कैसे करती है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें समुद्र और वायुमंडल के संबंध पर ध्यान देना होगा, जिसे ओशन एटमॉस्फेयर कपलिंग कहते हैं। भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स दक्षिण अमेरिका के तट से शुरू होकर एशिया और ऑस्ट्रेलिया की ओर बहती हैं। ये हवाएं अपने साथ समुद्र की सतह के गर्म पानी को पश्चिम की ओर धकेलती हैं। अच्छा, तो जब सतह का पानी पश्चिम की ओर खिसकता है तो दक्षिण अमेरिका यानी पेरू के तट पर एक शून्यता या वैक्यूम पैदा होता होगा। बिल्कुल। और उसी वैक्यूम को भरने के लिए समुद्र की गहराइयों से बहुत ठंडा पानी ऊपर आता है। इसी प्रक्रिया को भूगोल में अपवेलिंग कहते हैं। लेकिन अपवेलिंग सिर्फ ठंडा पानी नहीं लाती, ये गहराइयों से पोषक तत्वों को भी सतह पर लाती है, जो वहां के विशाल मछली पालन उद्योग का आधार है। तो ये तो हुई पूर्व की बात। जी। लेकिन पश्चिम में क्या होता है, जहां सारा गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है? हाँ, पश्चिम में यानी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास जो गर्म पानी जमा हुआ है वो वहां की हवा को गर्म कर देता है। हवा गर्म होकर ऊपर उठती है, जिससे भारी संवहन या कन्वेक्शन होता है। ये ऊपर उठती हवा एक कम दबाव का क्षेत्र बनाती है और भयंकर बारिश लाती है। ऊंचाई पर जाकर ये हवा वापस पूर्व की ओर लौटती है और पेरू के पास नीचे बैठती है, जहां उच्च दबाव बनता है। और यही पूरा लूप वॉकर सर्कुलेशन है ना? एग्जैक्टली, यही सामान्य स्थिति है। अगर इसे एक दृश्य में समझने की कोशिश की जाए तो प्रशांत महासागर को एक विशाल बाथटब मान सकते हैं, जहां व्यापारिक पवनें एक पंखे की तरह काम कर रही हैं, जो सतह के गर्म पानी को एक तरफ धकेलती हैं। और जब एल नीनो आता है तो वो पंखा धीमा पड़ जाता है। ये बाथटब वाला रूपक काफी हद तक सही है, लेकिन इसमें भौतिक विज्ञान का एक नियम जोड़ना जरूरी है। देखिए, वो पानी सिर्फ पंखे के धीमे होने से वापस नहीं आता। जब पश्चिम में गर्म पानी जमा होता है तो वहां समुद्र का जल स्तर पूर्व की तुलना में लगभग आधा मीटर ऊंचा हो जाता है। अरे, आधा मीटर? मतलब एक ढलान बन जाती है? हाँ बिल्कुल, ये ढलान गुरुत्वाकर्षण के कारण बनती है। जब व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ती हैं तो हवा का दबाव इस ढलान को रोक नहीं पाता और फिर गुरुत्वाकर्षण उस भारी मात्रा में जमा गर्म पानी को वापस पूर्व यानी दक्षिण अमेरिका की ओर खींच लेता है। यही एल नीनो है। रुको, यहाँ एक बात पर थोड़ा कंफ्यूजन है। स्रोत सामग्री में बार बार साउदर्न ऑसिलेशन इंडेक्स या SOI का जिक्र है, जिसमें ताहिती और डार्विन के दबाव की बात की गई है। अगर ये पूरा खेल पानी के तापमान का है तो हम हवा के दबाव को क्यों माप रहे हैं? यहाँ जो बात सबसे अधिक रोचक है वो ये है कि समुद्र और वायुमंडल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो SOI है वो मध्य प्रशांत में स्थित ताहिती और ऑस्ट्रेलिया में स्थित डार्विन के बीच वायुमंडलीय दबाव का अंतर मापता है। असल में पानी का तापमान ही हवा का दबाव तय करता है। अच्छा, तो जब एल नीनो विकसित होता है तो डार्विन में जहाँ सामान्यतः कम दबाव होता है वहां दबाव बढ़ जाता है। सही कहा, डार्विन में दबाव बढ़ जाता है और ताहिती में दबाव गिर जाता है। तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अगर SOI नकारात्मक है, यानी डार्विन का दबाव ताहिती से ज्यादा हो गया है, तो ये एल नीनो का बहुत स्पष्ट संकेत है। हाँ बिल्कुल। और वहीं दूसरी तरफ सकारात्मक SOI ला नीना को दर्शाता है। ला नीना में व्यापारिक पवनें सामान्य से भी बहुत अधिक तेज हो जाती हैं, पश्चिम में और भी अधिक गर्म पानी जमा होता है और पेरू के तट पर अपवेलिंग इतनी तीव्र हो जाती है कि पानी अत्यधिक ठंडा हो जाता है। और स्रोत बताते हैं कि NOOA के नवीनतम जलवायु मॉडल के अनुसार इस ओशन एटमॉस्फेयर कपलिंग में तेजी से बदलाव आ रहा है। 2026 के मध्य तक एल नीनो के विकसित होने की लगभग 82% संभावना बन चुकी है। हाँ, और ये बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है जो मेंस के संदर्भ में बहुत जरूरी है। अगर प्रशांत महासागर में पानी पूरब की तरफ खिसक रहा है और वहां बारिश हो रही है तो इसका सीधा असर भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून पर कैसे पड़ता है? प्रशांत महासागर की घटना भारत में सूखे का कारण कैसे बन सकती है? ये टेलीकनेक्शन का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, जब एल नीनो के दौरान गर्म पानी वापस मध्य या पूर्वी प्रशांत की ओर खिसकता है तो वॉकर सर्कुलेशन का वो हिस्सा जहां हवा ऊपर उठती है और बारिश लाती है, वो भी पूर्व की ओर खिसक जाता है। तो इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम ये होता है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक विशाल क्षेत्र में हवा नीचे बैठने लगती है। भूगोल की भाषा में इसे सबसिडेंस या अवतलन कहते हैं। और जहां हवा ऊपर से नीचे बैठती है वहां बादल नहीं बन सकते, है ना? एग्जैक्टली।
जब हवा नीचे बैठती है तो वो गर्म और शुष्क हो जाती है, जो मॉनसून की बारिश को पूरी तरह से दबा देती है। इसके अलावा एल नीनो हिंद महासागर में मैस्करिन हाई के उच्च दबाव को भी कमजोर करता है। मैस्करिन हाई मतलब वो क्षेत्र जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं को भारत की तरफ धकेलता है, एक तरह का पंप। हाँ, वही पंप। जब ये पंप कमजोर पड़ता है और जेट स्ट्रीम में बदलाव आता है तो भारत में नमी का आना रुक जाता है, जिससे मॉनसून में देरी होती है और सूखे की स्थिति बनती है। तो लानीना के समय इसका ठीक उल्टा होता होगा। बिल्कुल, ला नीना भारतीय मॉनसून को जबरदस्त ऊर्जा देता है, जिससे भारी बारिश होती है, कृषि उपज अच्छी होती है, हालांकि बाढ़ का खतरा भी रहता है। लेकिन बात सिर्फ गर्मियों के मॉनसून की नहीं है। अच्छा, सर्दियों में भी इसका असर होता है? हाँ, सर्दियों में ला नीना पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस को दक्षिण की ओर धकेल देता है। इसके कारण उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड और भयानक शीतल लहर आती है। तो इस सब का क्या अर्थ है? अगर हम इस पूरे परिदृश्य को देखें तो एल नीनो एक तरह का विलेन लगता है जो भारत में सूखा ला रहा है। लेकिन क्या ये पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी है या किसी क्षेत्र को इसका फायदा भी होता है? अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें तो हमें ये समझना होगा कि ईएनएसओ का प्रभाव सम्मित नहीं है। मतलब ये हर जगह एक जैसा नुकसान नहीं करता। हेक्टार ग्लोबल की कृषि रिपोर्ट का डेटा इस विलेन वाली धारणा को पूरी तरह चुनौती देता है। अच्छा, कैसे? रिपोर्ट के अनुसार एल नीनो वैश्विक स्तर पर सोयाबीन की पैदावार को 2 से 5% तक बढ़ा देता है। सोयाबीन की पैदावार बढ़ जाती है? अरे ऐसा क्यों? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादक देश अमेरिका और ब्राजील है, और एल नीनो इन क्षेत्रों में ठीक उस समय अनुकूल बारिश लाता है जब फसल को इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। लेकिन दूसरी तरफ ये भारत, इंडोनेशिया और अफ्रीका में चावल, मक्का और गेहूं की पैदावार को भारी नुकसान पहुंचाता है। मतलब ये तो वैश्विक खाद्य राजनीति का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। एक देश की आपदा दूसरे देश का मुनाफा बन रही है। बिल्कुल, और प्रभाव केवल कृषि तक सीमित नहीं है। तूफानों के पैटर्न पर भी इसका बहुत गहरा असर होता है। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी यानी CSU के 2026 के पूर्वानुमान पर अगर गौर करें तो एल नीनो के कारण अटलांटिक महासागर में वर्टिकल विंड शेयर बढ़ जाता है। वर्टिकल विंड शेयर मतलब अलग अलग ऊंचाई पर हवा की गति और दिशा का अलग अलग होना। सही कहा। जब हवाओं में ये भारी अंतर होता है तो वो अटलांटिक महासागर में बनने वाले चक्रवातों के ऊपरी हिस्से को काट देता है। इससे तूफान शक्तिशाली नहीं बन पाते। तो इसका मतलब अटलांटिक में तूफान कम आएंगे? हाँ, CSU का अनुमान है कि 2026 में केवल 13 नामित तूफान आएंगे, जो औसत से कम है। लेकिन दूसरी ओर अमेरिका के दक्षिणी हिस्सों में एल नीनो भारी बारिश लाता है, जबकि वहां ला नीना के दौरान सूखा पड़ता है। यहाँ आकर बात वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि प्रशांत महासागर का ये व्यवहार हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता। अब तक हमने पारंपरिक एल नीनो की बात की है, लेकिन स्रोत सामग्री में एक और शब्द का जिक्र है जिसने पिछले कुछ वर्षों में मौसम विज्ञानियों की काफी नींद उड़ा रखी है, एल नीनो मोडोकी। ये पारंपरिक एल नीनो से अलग कैसे है? देखिए, ये वो जटिलता है जो अक्सर सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में बहुत पूछी जाती है। मोडोकी एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ होता है समान लेकिन अलग। पारंपरिक एल नीनो में क्या होता है कि प्रशांत महासागर का सबसे गर्म पानी दक्षिण अमेरिका के तट पर जमा होता है, लेकिन मोडोकी में ये पूरी तरह बदल जाता है। क्या बदलता है? मतलब गर्म पानी पश्चिम में ही रुक जाता है? नहीं, गर्म पानी प्रशांत महासागर के ठीक मध्य भाग में केंद्रित हो जाता है और इसके दोनों तरफ यानी पूर्व में पेरू के तट पर और पश्चिम में इंडोनेशिया के पास पानी असामान्य रूप से ठंडा रहता है। यह एक ट्राइपोल जैसी स्थिति बना देता है। तो इसका मतलब है कि वॉकर सर्कुलेशन का वो हिस्सा जो ऊपर उठकर बारिश लाता है वो भी मध्य प्रशांत में खिसक जाता होगा। यही इसकी सबसे घातक विशेषता है। वॉकर सर्कुलेशन एक लूप के बजाय 2 हिस्सों में टूट जाता है। हवा मध्य प्रशांत से ऊपर उठती है और दोनों तरफ पूर्व और पश्चिम में नीचे बैठती है। अच्छा, तो हवा के नीचे बैठने की प्रक्रिया भारतीय उपमहाद्वीप पर और भी तीव्र हो जाती है। एग्जैक्टली। और इसी कारण कई बार मोडोकी के चलते भारत में पारंपरिक एल नीनो से भी अधिक भयंकर सूखा पड़ता है, क्योंकि हवाओं का पैटर्न अत्यधिक अप्रत्याशित हो जाता है। ये तो एक बहुत ही निराशाजनक परिदृश्य लगता है। क्या प्रकृति के पास इस सूखे का मुकाबला करने के लिए कोई बचाव तंत्र नहीं है? बिल्कुल है, और यही इंडियन ओशन डायपोल या IOD की भूमिका आती है। अगर एल नीनो प्रशांत महासागर का मुख्य जनरेटर है जो फेल हो गया है, तो क्या हम IOD को हिंद महासागर का एक बैकअप जनरेटर मान सकते हैं? हाँ, ये बैकअप जनरेटर वाली उपमा इस स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझाती है। असल में IOD हिंद महासागर के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के बीच समुद्र की सतह के तापमान का अंतर है। जब सकारात्मक IOD विकसित होता है तो पश्चिमी हिंद महासागर यानी अफ्रीका के तट के पास का पानी पूर्वी हिंद महासागर की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है। और गर्म पानी का सीधा मतलब है अधिक वाष्पीकरण और हवा का ऊपर उठना। हाँ, हवा ऊपर उठती है और पश्चिमी हिंद महासागर में कम दबाव का क्षेत्र बनाती है। यह सिस्टम भारतीय उपमहाद्वीप की ओर भारी मात्रा में नमी धकेलता है। तो अगर एल नीनो का साल हो और हवाएं नीचे बैठ के सूखा पैदा कर रही हो, लेकिन उसी समय एक मजबूत सकारात्मक IOD विकसित हो जाए तो क्या होगा? तो वो जो अतिरिक्त नमी आ रही है ना, वो एल नीनो के सूखे वाले प्रभाव को काफी हद तक बेअसर कर देगी। सकारात्मक IOD एक ढाल के रूप में कार्य करता है। और 2026 के संदर्भ में ये एक बहुत बड़ी खबर है। NME जलवायु मॉडल भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जुलाई 2026 तक एक सकारात्मक IOD विकसित होने की 80% संभावना है। अरे वाह, ये तो भारतीय कृषि के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर हो सकती है, लेकिन कमोडिटी मार्केट के लिए शायद उतनी अच्छी खबर नहीं है। स्रोत बताते हैं कि 2026 के अंत तक एक सुपर एल नीनो की चेतावनी दी गई है, जहां समुद्र का तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। इसका आपूर्ति श्रृंखलाओं पर क्या असर होगा? देखिए, कृषि और कमोडिटी मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा अंतराल या लैग की होती है।
शेयर बाजार की तरह ये बाजार तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते। जब एल नीनो चरम पर होता है, उसके लगभग 6 से 12 महीने बाद आपूर्ति में वास्तविक गिरावट दर्ज होती है। मतलब आज जो प्रशांत महासागर में हो रहा है उसका असर हमें सुपरमार्केट में 1 साल बाद दिखेगा। ठीक कहा। और पाम ऑयल, कोको और कपास सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। दुनिया का 90% पाम ऑयल इंडोनेशिया और मलेशिया से आता है और वहां एल नीनो के दौरान भयानक सूखा पड़ता है। इसी तरह पश्चिम अफ्रीका में कोको की फसल बर्बाद होती है। तो इस सुपर एल नीनो के कारण 2027 के मध्य तक वैश्विक खाद्य मुद्रास्फीति में एक बहुत बड़ा उछाल आ सकता है। ये सैद्धांतिक ज्ञान और वर्तमान डेटा का एक बेहतरीन संयोजन है, लेकिन एक यूपीएससी उम्मीदवार के लिए असली चुनौती यह है कि इस पूरी जटिलता को मुख्य परीक्षा के 150 या 250 शब्दों के उत्तर में कैसे समेटा जाए। मतलब जब मेंस में मोडोकी और आईओडी जैसे कॉन्सेप्ट एक साथ आते हैं तो उत्तर का ढांचा कैसे बनना चाहिए? ये बहुत जरूरी सवाल है। मुख्य परीक्षा के लिए 2 संभावित मॉडल प्रश्न और उनके ब्लूप्रिंट पर चर्चा करना बहुत उपयोगी होगा। पहला प्रश्न थोड़ा सीधा है। मान लीजिए 10 अंक और 150 शब्दों के लिए प्रश्न आता है। एल नीनो और ला नीना के कार्य प्रणाली के बीच अंतर स्पष्ट करें तथा भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून और कृषि पर उनके प्रभावों का विश्लेषण करें। तो समय और शब्दों की कमी को देखते हुए इसका एक सटीक स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? प्रस्तावना में एंसो चक्र और वॉकर सर्कुलेशन को केवल 2-3 वाक्यों में परिभाषित कर देना चाहिए और मुख्य भाग के लिए एक तुलनात्मक तालिका यानी टेबल बनाना सबसे प्रभावी होता है। एक तरफ एल नीनो और दूसरी तरफ ला नीना रखें। व्यापारिक पवनों की दिशा और अपवेलिंग की स्थिति में अंतर स्पष्ट करें। और प्रभाव वाले हिस्से में ये समझाना होगा कि कैसे एक हवा को नीचे बिठाकर सूखा लाता है और दूसरा उसे बढ़ाता है ना? हाँ बिल्कुल। और निष्कर्ष में केवल मौसम की बात ना करें, उत्तर को अर्थव्यवस्था से जोड़ें। भारत की खाद्य सुरक्षा और जीडीपी पर इसके प्रभावों का संक्षेप में उल्लेख करते हुए उत्तर समाप्त करें। ये 10 मार्कर के लिए बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरा प्रश्न क्या हो सकता है? अधिक विश्लेषणात्मक है। एल नीनो मोडोकी और इंडियन ओशन डाइपोल की भौगोलिक अवधारणाओं की व्याख्या करें। एक सकारात्मक आईओडी एल नीनो के नकारात्मक प्रभावों के विरुद्ध ढाल के रूप में कैसे कार्य कर सकता है? ये सवाल तो सीधे उस बैकअप जनरेटर और जटिल टेलीकनेक्शन की मांग कर रहा है। बिल्कुल। इसकी प्रस्तावना में टेलीकनेक्शन शब्द का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह दिखाता है कि जलवायु प्रणालियों के अंतर संबंध की गहरी समझ है। मुख्य भाग के पहले हिस्से में परंपरागत एल नीनो और मोडोकी में अंतर बताएं। विशेष रूप से ये जोर दें कि कैसे मोडोकी में गर्म पानी मध्य प्रशांत में होता है, जो वॉकर सेल को 2 हिस्सों में बांट देता है। और दूसरे हिस्से में आईओडी के तंत्र को समझाना होगा। हाँ, ये समझाएं कि कैसे सकारात्मक आईओडी के दौरान पश्चिमी हिंद महासागर गर्म होता है, जिससे नमी भारत की ओर आती है और एल नीनो के कारण बनने वाले उच्च दबाव को काटती है। और अंत में निष्कर्ष में WMO या IRI जैसी संस्थाओं द्वारा सटीक पूर्वानुमान की आवश्यकता पर जोर दे। लेकिन क्या इन भौगोलिक अवधारणाओं को सिर्फ शब्दों में समझाना पर्याप्त है? मतलब क्या मुख्य परीक्षा में डायग्राम बनाना जरूरी है? देखिए, डायग्राम उत्तर को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। कोई बहुत सुंदर चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रशांत और हिंद महासागर को दर्शाने वाला एक साधारण रफ मैप या ब्लॉक डायग्राम बहुत असरदार होता है। उसमें ताहिती और डार्विन की स्थिति दिखा दें या आईओडी के लिए पश्चिमी और पूर्वी हिंद महासागर के तापमान अंतर को तीरों के माध्यम से दर्शाएं। मतलब परीक्षक पर एक गहरा प्रभाव पड़ता है कि कॉन्सेप्ट पूरी तरह से साफ है। एग्जैक्टली। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये स्पष्ट है कि एनसो सिर्फ एक मौसमी घटना नहीं है। वॉकर सर्कुलेशन का टूटना, मोडोकी का अप्रत्याशित व्यवहार और आईओडी की वो जीवनदायिनी भूमिका, ये सब मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा का एक जटिल नियंत्रक तंत्र बनाते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी खड़ा करता है जिसके साथ हमने शुरुआत की थी। डाउन टू अर्थ की ऐतिहासिक रिपोर्ट के अनुसार 2026 का एल नीनो उसी गति और तीव्रता से विकसित हो रहा है जिस गति से 1876 का वो भयंकर सुपर एल नीनो विकसित हुआ था, जिसने 5 करोड़ लोगों की जान ली थी। आज के समय में इस संख्या की कल्पना करना भी डरावना है। बिल्कुल। आज भले ही उन्नत सैटेलाइट है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित प्रणालियां हैं जो महीनों पहले चेतावनी दे देती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या ग्लोबल वार्मिंग के कारण तेजी से बदलते इन चक्रों का सामना करने के लिए हमारी आधुनिक कृषि व्यवस्था और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं वास्तव में तैयार है? ये सोचने वाली बात है, जो केवल भूगोल तक सीमित नहीं है बल्कि सीधे हमारे अस्तित्व और नीति निर्माण से जुड़ता है। विज्ञान ने महासागरों के धुंधले पानी में काफी हद तक स्पष्टता ला दी है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के दौर में जो सामाजिक और आर्थिक प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें समझना अभी भी एक बड़ी चुनौती है। सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी में ऐसे ही विश्लेषणात्मक और बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। आज के इस गहन विश्लेषण में बस इतना ही। आगे की तैयारी और शोध जारी रखने के लिए यह जानकारी एक मजबूत आधार का काम करेगी।